जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चलेगा समास। इससे पहले कल जो हमने क्लास ली थी उस क्लास के अंदर प्यारे दोस्तों हमने आपको विकारी शब्दों के बारे में बताया कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? विकारी शब्द संज्ञा। सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम और ज्ञा से मिलकर सम का अर्थ अच्छी तरह, ठीक ढंग से, अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भांति होता है तथा ज्ञा का अर्थ जानना, ज्ञा का अर्थ जानना या ज्ञान कराना, जानना या ज्ञान कराना होता है। जिससे किसी वस्तु व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव का, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव का भली भांति ज्ञान हो, भली भांति या अच्छी तरह ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यह है संज्ञा की परिभाषा और यह है संज्ञा शब्द की रचना कैसे हुई है। इसके बाद फोर्थ, संज्ञा शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के मूल भेद 3, संज्ञा के कुल भेद
5 होते हैं। समूहवाचक व द्रव्यवाचक समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है, अर्थात ये दोनों जातिवाचक के भेद ही है। द्रव्यवाचक संज्ञा का अन्य नाम या कहे दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी है। पदार्थवाचक संज्ञा भी द्रव्यवाचक संज्ञा का अन्य नाम या दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी होता है। तो ये 8 स्टेटमेंट हमारी किससे संबंधित है? संज्ञा से। जी, अब आपको यहां से जो इसके अलावा क्वेश्चंस तैयार करने हैं वो करने हैं संज्ञा के भेद से। संज्ञा के जो कुल भेद होते हैं वो होते हैं 5, और इन 5 भेदों में एक आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। दूसरा आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और इसके बाद 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, और इस द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। और ये जो 2 संज्ञा हमारी होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये आ जाती हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जब इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं तब संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं, और उन 3 मूल भेदों में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक आते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बेसिक प्रश्न आपके ये हैं कि जब हम ये कह रहे हैं किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, व्यक्ति, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? ये है संज्ञा की परिभाषा। जब हम कहे वस्तु, तो यहां वस्तु का मतलब हो गया घर और मकान।
जब हम कहे पदार्थ तो वो कोई भी हो सकता है, वो आटा भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है। जब प्राणी कहे तो वो पशु या पक्षी भी हो सकता है। जब हम स्थान कहें वो मेरठ और दिल्ली भी हो सकता है। जब हम व्यक्ति कहें राम और सीता, तो वो लड़का या लड़की भी हो सकता है। और जब हम भाव कहें वो प्रेम और क्रोध भी हो सकता है। यानी कि जो मैंने यहाँ ये शब्द लिखे हैं सारी संज्ञाएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, घर और मकान क्या है? वस्तु। पदार्थ आटा दूध, प्राणी पशु पक्षी, स्थान मेरठ दिल्ली, व्यक्ति राम और सीता, अवस्था लड़का लड़की, और भाव हो गए हमारे प्रेम और क्रोध। ये सारे के सारे शब्द संज्ञा अर्थात नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो जो ये परिभाषा हमने बनाई कि किसी वस्तु पदार्थ प्राणी, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी वस्तुएं संज्ञा, जितने भी पदार्थ सारे संज्ञा, जितने भी प्राणी सब संज्ञा, जितने भी स्थान के नाम है संज्ञा, व्यक्तियों के नाम संज्ञा, अवस्था के नाम संज्ञा, भाव के नाम संज्ञा। ये आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता? जो वस्तु पदार्थ प्राणी स्थान व्यक्ति अवस्था भाव के अंतर्गत नहीं आता वो संज्ञा के अंतर्गत भी नहीं आता। और जो वस्तु पदार्थ प्राणी स्थान व्यक्ति अवस्था भाव के अंतर्गत आता है वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? संज्ञा की परिभाषा। ये क्या है? संज्ञा के भेद। और ये क्या है? संज्ञा से संबंधित स्टेटमेंट। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये सम और ज्ञा से मिलके बना। इसमें जो ये अनुस्वार आया है, ये जो संज्ञा शब्द हम बना रहे हैं, ये बना कैसे है इसको देखिए। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये संज्ञा शब्द है, ये प्यारे दोस्तों पहले तो था इस रूप में सम और ज्ञा, और इससे भी पहले था ये सम और ज्ञा। इसका सही संधि विच्छेद संज्ञा का ये है। दूसरे नंबर पे ये बना, तीसरे पे बना ये। अगर वो आपसे पूछे कि संज्ञा में जो ये अनुस्वार आया है ये किस वर्ण के स्थान पे आया है, और ऑप्शन में ये दिया हुआ है जो कि कै वर्ग का अंतिम वर्ण है जिसको हम गै कहते हैं, जो गंगा में भी लगता है। हम गंगा को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम गंगा को प्यारे दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर? तो यानी कि ये अनुस्वार गंगा में इस वाले गै के स्थान पे आया, ऐसे ही संज्ञा में आया। समज्ञा नहीं बोलते, हम संज्ञा बोलते हैं, गै का उच्चारण कर रहे हैं इसका। लेकिन ये अपने आप में सही संधि विच्छेद है, सम और ज्ञा से मिलकर संज्ञा बनाए। अब मैं का परिवर्तन अब जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उसमें हो गया,
भाई जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं वो परस्पर बदल जाते हैं। वो 5 अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? ये वाले। तो जब शब्द का अर्थ नहीं बनता तो शब्द का अर्थ बनाने के लिए मैं, न में, न, इसमें, ये आपस में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं का गे में परिवर्तन। जब समाज में तो पहले ये 2 चीज थी, सम और ज्ञा, और इस सम का अर्थ होता है भली भांति अच्छी तरीके से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना या ज्ञान कराना। तो जो अच्छी तरीके से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के बारे में ज्ञान कराता है उसको संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम इसमें क्या है? एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ सम क्या है? इसमें उपसर्ग है, जिसका अर्थ अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भांति होता है। ज्ञा इसमें एक धातु है, ये एक उपसर्ग शब्दांश है, ये एक धातु अर्थात क्रिया वर्ब है। तो जिसका अर्थ जानना और ज्ञान कराना होता है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव का भली भांति अच्छी तरह ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन हुई। संज्ञा विकारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि संज्ञा शब्द है लड़का, और इस लड़के का क्या बन जाएगा? इस लड़के से बन गया लड़की स्त्रीलिंग में, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? बहुवचन में बन गया लड़के। तो ये लड़का, लड़की और लड़के, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया? संज्ञा शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3। कुल भेद कितने होते हैं? 5। 3 क्यों और 5 क्यों? क्योंकि समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक के अंदर आ जाती है, तो मूल भेद 3 माने जाएंगे। क्योंकि संस्कृत में संज्ञा 3 प्रकार की होती है, इंग्लिश में संज्ञा अर्थात नाउन 5 प्रकार के होते हैं। भाषाएं कभी भी बैरियर खड़ा नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के लिए सहायक का काम करती है। तो यहाँ संस्कृत के 3 भेद संज्ञा के और इंग्लिश में 5 भेद नाउन के, वे दोनों मिलके ही यहाँ हिंदी के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। तो समूह व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जब ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा का यार दोस्तों कोई शब्द दिया हो और वहां पर ये पूछ रहा हो कि ये शब्द बताइए क्या है, जैसे सेना दे दी, तो सेना अपने आप में यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं समूहवाचक, तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत। जैसे प्यारे दोस्तों तेल दे दिया, तो तेल अपने आप में द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि लिक्विड है, लेकिन ऑप्शन में वहां तेल जो है देके वो पूछ रहा है कि ये कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में द्रव्यवाचक दिया नहीं, तो ये तेल क्या कहलाएगा? जातिवाचक, क्योंकि इसके अंदर सारे तेल आ जाएंगे, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे प्यारे दोस्तों अलसी का तेल हो, बादाम का तेल हो या सूरजमुखी का तेल हो, तो वो सारे तेल आ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी शब्द जो कि समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता हो, वो अगर देख के पूछ रहा है और ऑप्शन में समूह द्रव्यवाचक नहीं है, तब उसका राइट आंसर जातिवाचक होगा। जो जातिवाचक संज्ञा है शब्द और उसको पूछ रहा है कि ये बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन में जातिवाचक है नहीं, तो जो गैदरिंग को बताएगा वो समूहवाचक कहलाएगा, और जिसको मापा व तोला जाएगा वो द्रव्यवाचक कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? पदार्थवाचक। तो कंफ्यूज नहीं होना, संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं, 6 नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो छठा भेद जिसको आप मान रहे हो ये द्रव्यवाचक का ही दूसरा भेद होता है। तो द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा दोनों एक होती है। तो ये संज्ञा के कितने भेद हो गए? हमारे 5 हो गए। ये संज्ञा की आपकी परिभाषा हो गई, और इसके बाद में यहाँ इनके भेदों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। संज्ञा के भेद 5 भेद। इन 5 भेदों में पहला भेद हमने लिया जातिवाचक संज्ञा। कहाँ होगी जातिवाचक संज्ञा? जिन शब्दों से किसी वर्ग किसी वर्ग समुदाय जिन शब्दों से किसी वर्ग समुदाय समष्टि
जाति का बोध हो। जिन शब्दों से किसी वर्ग, समुदाय, समष्टि, जाति का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? जैसे फल, फूल, पुस्तक। फल, फूल, पुस्तक, पर्वत, नदी, लड़का, नेता। ये सारे के सारे क्या कहलाए? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से अनेक में से किसी एक का ज्ञान हो, बहुत में से किसी एक की, बहुत में से किसी एक की चर्चा हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे फल में से हमने ले लिया संतरा, फूल में से ले लिया हमने कमल का फूल, पुस्तक में से ले ली हमने हिंदी की पुस्तक, पर्वतों में ले लिया हमने हिमालय, नदी में से ली हमने गंगा नदी, लड़के में से ले लिया हमने मोहन या अरुण, और नेता में से एक ले लिया हमने नरेंद्र मोदी। तो ये सारे नरेंद्र मोदी, अरुण, गंगा, हिमालय, हिंदी, कमल और संतरा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि हमने बहुतों में से किसी एक को लिया है। यहाँ हमने फल में से किसी एक फल की बात की, संतरा। यहाँ हमने फूल में से किसी एक फूल की बात की, कमल। यहाँ हमने पुस्तकों में से किसी एक की बात की, हिंदी। और यहाँ हमने पर्वतों में से किसी एक पर्वत की बात की, हिमालय। और यहाँ हमने नदी में से किसी एक नदी की बात की, गंगा। और यहाँ हम लड़के में से किसी एक लड़के को लिया, अरुण। और यहाँ नेता में से किसी एक नेता को लिया, और वो क्या है? नरेंद्र मोदी। तो यानी कि जिन शब्दों से किसी वर्ग का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, किसी की जाति का, किसी की समष्टि का, समष्टि मतलब जहाँ एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जीव जंतु वस्तुएं पाई जाती है। तालाब के अंदर सारे जलीय पदार्थ और जलीय प्राणी होंगे, जैसे मेंढक है, सांप है, जो जलीय है वो सब तालाब के अंदर होंगे। ठीक है। जो रेगिस्तान का है वहां पर एक तरह की चीजें, वनस्पतियां मिलेगी आपको, जीव जंतु मिलेंगे जो रेगिस्तान में रेत में रह सकते हैं। तो समष्टि का मतलब होता है कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक ही स्थान पर पाई जाने वाली कुछ विशेष गुण धर्म वाली तमाम तरह की वस्तु पदार्थों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। तो तालाब समष्टि का उदाहरण है, समुद्र समष्टि का उदाहरण है, रेगिस्तान समष्टि का उदाहरण है, पर्वत समष्टि का उदाहरण है।
तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से हमें किसी वर्ग का पता चले, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो भी वर्ग ही है। जैसे शिक्षक वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, तो डॉक्टर है, शिक्षक है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुदाय का पता चले, गैदरिंग है, बहुत सारी चीजों को एक ही स्थान पे बताए। जैसे फल हम कह रहे हैं तो फल के अंदर सारे फल आ गए। अब वो कोई भी हो, सेब है, संतरा है, चीकू है, ठीक है, वो लोकाट हो सकता है, वो आम हो सकता है, वो अमरूद हो सकता है, सारे फल आ गए। सब्जी है, उसके अंदर सारी सब्जी आ गई। तो वो क्या करा रहे हैं, हमें समुदाय का ज्ञान करा रहे हैं। तो कोई जाति का ज्ञान करा रहे हैं, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि पशु है, उसके अंदर सारे पशु आ गए, पक्षी है, उसके अंदर सारे पक्षी आ गए, पेड़ है, उसके अंदर सारे पेड़ आ गए, पौधे हैं तो उसके अंदर सारे पौधे आ गए। तो उस तरीके से प्यारे दोस्तों हम वो क्या कह रहे हैं, जो किसी एक लार्ज स्केल के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इंडिविजुअली जब उसमें से किसी एक की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर्वत में से एक हिमालय की बात की, नदियों में से किसी एक की बात की, तो वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्या कहलाए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब इसी तरीके से आपको यहाँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं। यहाँ जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गाय ले लिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे नहर लिया, ऐसे ही यहाँ पे पहाड़ ले लिया, ऐसे ही यहाँ मैंने देश, राजधानी और नगर ले लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे शहर लिया, ब्राह्मण, शिक्षक, मंत्री, गांव और ग्रंथ। एनीथिंग और भी हम ले सकते हैं। अब इनमें से जब हम किसी एक की बात करेंगे, गाय में से हमने किसी एक की बात की, नील गाय। नहर में से किसी एक की बात की हमने, गंग नहर। पहाड़ में से किसी एक की बात की, नीलगिरी। ये पर्वत भी है, पहाड़ भी है। देश में से बात की हमने भारत की। राजधानी में से एक राजधानी ले ली हमने, दिल्ली। नगर में से एक ले लिया हमने, कानपुर। शहर में से हमने एक ले लिया, मेरठ, लखनऊ या इलाहाबाद या प्रयागराज, आजकल हाईलाइट है प्रयागराज। ब्राह्मण में से एक ले लिए, शर्मा जी, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी। शिक्षक में से एक ले लिए, हिंदी के शिक्षक। मंत्री में से एक ले लिए हमने, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह। और यहाँ गांव में से एक गांव ले लिया हमने, कनियान। और ग्रंथ में से एक ग्रंथ ले लिया हमने, यहाँ पे रामायण। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा
का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में आप गलती करते हो। तो जो किसी वर्ग को, समुदाय को, किसी समष्टि को, जो किसी एक लार्ज स्केल के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। और जो उनमें से किसी एक की बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। तो ये जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक और ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए घी जो शब्द है वो क्या है? आपसे पूछा जाएगा आटा शब्द बताइए, आटा क्या है? आपसे पूछा जाएगा पौधा किस प्रकार का है? पेड़ बताइए किस प्रकार की संज्ञा है? आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे वकील बताइए किस प्रकार की संज्ञा है? डॉक्टर किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद तेल बताइए किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, घी में से आपने देसी घी, डालडा घी, वनस्पति घी या गाय का घी, जब घी कह रहे हैं तो ये जातिवाचक है। जब ऑप्शन में जातिवाचक हो, ऑप्शन में जातिवाचक नहीं है तो घी द्रव्यवाचक है, क्योंकि इसको मापा जाता है, तोला जाता है। आटे को मापा तोला जाता है, द्रव्यवाचक है। ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है, जातिवाचक है। पौधे के अंदर सारे पौधे आ गए, लेकिन इनमें से एक ले लिया हमने तुलसी का पौधा। आटा में से एक ले लिया हमने राजधानी आटा या रामदेव का पतंजलि आटा। तो राजधानी आटा, गेहूं का आटा, मक्की का आटा, ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वो आटा बाजरे का है, गेहूं का है या मिक्स है, सब व्यक्तिवाचक। घी में से एक ले लिया डालडा घी, तो डालडा जो घी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेड़ में से एक ले लिया हमने शीशम का पेड़, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वकील में से कोई एक ले लिया हमने, राम मेहर नामक वकील ले लिया, या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ले लिया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ले लिया। डॉक्टरों में से एक ले लिया दांत का डॉक्टर, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तेल में से एक तेल ले लिया हमने सरसों का तेल, तो जो सरसों का तेल है वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं यहाँ 2-3 चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, जो द्रव्यवाचक, समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आती है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें वो ऑप्शन क्या देता है। मान के चलो आपसे वकील पूछ रहा है और उसने ऑप्शन में समूहवाचक दे दिया, तो वकील समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, डॉक्टर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है। और फिर पूछ रहा है आपसे वकील और डॉक्टर बताओ किस संज्ञा के अंदर आते हैं? ऑप्शन दे दिया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, या फिर द्रव्यवाचक दे दिया। तो राइट आंसर ये वकील और डॉक्टर जातिवाचक तब होंगे जब ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है। ऐसे ही तेल जातिवाचक तब होगा जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक नहीं है, क्योंकि ये तेल क्या है? मापा जाता है, लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, किलो में भी तोलते हैं। तो जो चीज मापी जाती है, तोलते हैं, वो सब द्रव्यवाचक है। जितने भी लिक्विड पदार्थ है जो बह जाते हैं सब द्रव्यवाचक है, लेकिन ऑप्शन में द्रव्यवाचक है ही नहीं, तो फिर ये जातिवाचक है। और यही चीज मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जितनी संज्ञाएं हैं वो सारी जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। यहां मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 3 भेद हैं ये मूल भेद हैं, ये तो बाद में जोड़े गए, इंग्लिश से लिए गए, ये संस्कृत में तो ये 3 थे। यहां मैं बार बार यही चर्चा कर रहा हूं कि समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब ऑप्शन जो हमें देगा वो डिसाइड करेंगे कि हम इन शब्दों को किसके अंतर्गत रखें। घी लिक्विड है, द्रव्यवाचक, ऑप्शन में नहीं है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। आटा तोला जाता है, द्रव्यवाचक, ऑप्शन में नहीं है, द्रव्यवाचक, तो जातिवाचक। पौधा, सारे पौधे इसी के अंदर आए, तुलसी का पौधा हो या अलसी का पौधा हो या फिर इमली का हो,
तो यहाँ पौधा जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक, शीशम व्यक्तिवाचक, वकील जातिवाचक, राममेर व्यक्तिवाचक, डॉक्टर जातिवाचक, दांत का, आंख का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। तेल जातिवाचक, और सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये सब व्यक्तिवाचक। यानी कि ये सब हमें एक लार्ज स्केल को बता रहे हैं। ये हमें किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, वर्ग को, समुदाय को, जाति को बताने का जो काम करते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर? वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब आप सीख रहे हो इसलिए आप मेरी बड़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, मुझे मजा तब आएगा जब आप लोग सिलेक्शन लोगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी और आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं तो होगी जरूर, ठीक है? क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, हम भी टीचिंग लाइन में, तो स्वाभाविक बात आप भी प्रोग्रेस करोगे तो थोड़ा बहुत हम भी करेंगे, क्योंकि अभी भी हिम्मत बची हुई है। तो बेशक हम 12 से 13 घंटे कंटिन्यू पढ़ाते हैं और उसका शरीर पे एक नेगेटिव असर जाता हो, लेकिन मुलाकात तो जरूर होगी। इलेक्शन के दौरान होगी, ट्रेनिंग के दौरान होगी, SCRT में होगी या CBSE में होगी, या फिर कहीं रास्ते पे मिलेंगे घूमते फिरते इधर उधर, आपके शहर से निकल रहे होंगे, ट्रेन में आप भी होंगे, हम भी होंगे। ऐसा एक नहीं है, हजारों बार ऐसा हुआ है। जिन बच्चों को 10 साल पहले पढ़ाया था, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो तमाम बच्चे कहीं न कहीं मिले, टकराए। हमें खुशी तब ज्यादा होती है जब पता चलता है कि आप हमसे पढ़े थे और आपने नौकरी ले ली। नहीं भी मिले कोई टेंशन नहीं है, उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि जिनकी नौकरी नहीं लगी है वो और अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा अचीवमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं होता है कि नौकरी ही सब कुछ हो, जरूरी होता है मैच्योरिटी का होना, जरूरी होता है कि आपके अंदर स्किल का होना, जरूरी होता है कि आप जीवन क्या है उसको सही दृष्टिकोण से समझो। मैंने तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है जो नौकरी के लिए पहले लड़खड़ा रहे थे, तुड़फुड़ा रहे थे, संघर्ष किया, नौकरी ले ली और साल 1.5 साल की मजा आया नहीं, छोड़ दी, अब अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। या तो बहुत सारे तो मेरे साथी टीचर ही है, मेरे कई साथी, अभी का एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ 2010 में ज्वाइनिंग लिए थे ये TGT के पद पे दिल्ली के अंदर, फिर हम दोनों एक साथ PGT बने। वो इकोनॉमिक्स के PGT थे, मैं हिंदी का था दिल्ली के अंदर। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया यूपी के अंदर, आजमगढ़ के अंतर्गत जो DAV डिग्री कॉलेज है, वहां पे 5-7 महीने काम किया, छोड़ के फिर दिल्ली वापिस आ गए। अब दिल्ली में भी स्कूल मिल गया अभी 1.5-2 महीने पहले, क्योंकि 1 साल तक हम अपनी जिस नौकरी में हैं उसको छोड़ के दूसरी नौकरी में जा सकते हैं अगर हमने लिखित में कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी है। क्योंकि जब हम यहाँ से जो है अपना क्लियरेंस लेके जाते हैं तो वहाँ इंटीमेशन हमें देना होता है कि हम वापसी करेंगे या नहीं करेंगे 1 साल के अंदर। तो वो परमिशन लेके जब हम गए हैं तो 1 साल तक वो पोस्ट हमारी है, बेशक हम कहीं की भी नौकरी कर रहे हो। तो 1 साल के अंदर वो उसके अंदर वापिस आ गए। अब वो वापिस आ गए, अभी 1.5 महीने से 2 महीने से स्कूल भी मिल गया, वो पढ़ा रहे हैं दोबारा से फिर एज ए PGT इकोनॉमिक्स। लेकिन कल मेरी उनसे बातचीत हुई, बोल रहे हैं मन नहीं लग रहा है, नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। और हम ही वो लोग थे जो पहले नौकरी के लिए दिन रात एक किए हुए थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप जिस चीज के अभाव में जीते हो तब तक वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू की होती है, और जिस दिन जो वो मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती है। तो अब उसके अंदर स्किल है, वो जहां भी हाथ लगाएगा वो कामयाब होगा। तो सत्येंद्र त्रिपाठी नाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है, PGT इकोनॉमिक्स पहले दिल्ली में थे, पहले TGT SST थे, ठीक है, फिर PGT इकोनॉमिक्स बने, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और भी उन्होंने PCS के भी एग्जाम निकाले, छत्तीसगढ़ PCS में उनका हुआ था, वहां ज्वाइनिंग उन्होंने नहीं लिखी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, अच्छा देखो अजय जी वहीं से ही है, आजमगढ़ से। अभी वहां पे एक संतोष मिश्रा जी भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, वो इंग्लिश के PGT है, वो हमारे साथी थे, हमारे साथ में ही रहे हैं। वो पहले बिजनौर में रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां रिजाइन दिए, फिर जो है आजमगढ़ में प्यारे दोस्तों वहां असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश ज्वाइन किए। तो कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों में वो दमखम है, और मैं तमाम उन लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब हम अपना लेवल इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि ये छोटी छोटी जो नौकरी है हमें ये कुछ नहीं लगती, तो फिर हमारे अंदर ऐसा स्किल होता है कि आप 30 साल की नौकरी में जो कमाओगे,
ठीक है, जो पाओगे वो आप 5 साल में भी पा सकते हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी जी उसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, बाकी उनके घर वाले सब मना कर रहे हैं कि नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना है, रिजाइन नहीं दे रहे, और वो मेरे से रोज बात कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि कूद काद के अपना छोड़ छाड़ के एक नए फील्ड में कूदो, कुछ नहीं, नौकरी हमारे ग्रोथ को रोक रही है। नौकरी में लगभग 1.25 लाख रुपया मिल रहा है उनको भी और हमको भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जी 1.25 लाख में आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, जब आपके अंदर स्किल हो जाए, आपके अंदर हुनर हो, आप मैच्योर हो, आप एक जीवन को समझने की परिपक्वता रखते हो, तो ये 1.5-2 लाख रुपया आपके लिए कुछ नहीं है। आप एक महीने में 5-5, 10-10 लाख रुपया भी कमा सकते हो। तो सत्येंद्र जी जो है अब पीसीएस और यूजीसी नेट वालों को पढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं चूंकि थोड़ा सा रिस्क में हूं, अगर मैं उनको हाँ कह दी, क्योंकि शुरू से हम साथ में रहे हैं कि आप छोड़ दो, तो वो मेरे तुरंत कहते रिजाइन दे देंगे। मेरे कहने के बाद ही वो वापिस आए। तो अगर मैंने ये डिसीजन लिया और बाई चांस ये उल्टा पड़ गया, तो पूरी जिंदगी दोषी मैं रहूंगा, उनके परिवार का और सत्येंद्र जी का। तो इसीलिए देखो, नौकरी की इज्जत करे, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप कुछ काम ऐसा करो कि नौकरी के रहते रहते आप तमाम चीजें डेवलप करो। फिर मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला, क्या कि आप तमाम किताबें लिखो। जब आपकी किताबें 4-5 बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के बीच में अपनी पेट बनाएगी, बच्चे उनसे पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तब आप इस फील्ड में आना, तब तक आप नौकरी करते रहो। तो मैं कह रहा हूं कि आप में से भी 5% स्टूडेंट जिस नौकरी के लिए लड़ रहे हो वो नौकरी छोड़ेंगे। 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट लेंगे ही नहीं, मेरी तरह रिटायरमेंट से पहले ही ये लो जी, ठीक है, कंपल्सरी, ठीक, तो वो पहले ही रिजाइन दे के कुछ अलग मुकाम को हासिल करेंगे, एक अलग लक्ष्य को टारगेट करेंगे। तो इसीलिए इस नौकरी को हुआ मत बनाओ, इसका ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर मत लो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, अपना लेवल इतना ऊंचा उठाओ कि ये जो नौकरी है ये आपको छोटी छोटी लगने लगे। और जिस दिन आप अपना लेवल उठाओगे, आपका आईक्यू लेवल जबरदस्त होगा, आपका मैच्योरिटी लेवल जबरदस्त होगा, आपका अचीवमेंट जबरदस्त होगा, कहीं से तुरंत परदेसी आप सीख जाओगे कुछ भी चीज, तो समझ लेना फिर एक नहीं कई नौकरी आपको मिलेगी, और उसके बाद भी आप चीजों को चेंज करते चले जाओगे। तो यहाँ सारा मुद्दा है कि आप रोज सीख क्या रहे हो। पिछले साल जो आपके पास था, इस साल वो नया क्या ग्रोथ है, पिछले 3 साल का आपने क्या अचीवमेंट लिया है, और आगे 3 साल में आप क्या करना चाहते हो और क्या अचीव करना चाहते हो। मुद्दा इस बात का है। नौकरी तो आपको मिलके रहेगी, क्योंकि आप तमाम वही चीज पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर में आपको हूबहू वहां पे मिलेगी। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको सबको आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, नोट करके लिखना है। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग, जाति, समुदाय को प्रकट करने या समुदाय के लिए किया जाए। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग, जाति, समुदाय के लिए किया जाए, तो
तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये आपकी एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, यही इसी को रिपीट कर रहे हैं। जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक बहुत के लिए अर्थात बहुवचन में, अनेक बहुत के लिए बहुवचन में किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बस मैंने शब्दों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया है और इसी के एग्जाम्पलों के माध्यम से आप इन कंडीशनों को थोड़ा सा और क्लियर करोगे। जैसे समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा, कालिदास को एशिया का शेक्सपियर माना जाता है। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। भारत में जयचंदों की कमी नहीं रही है। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे।
भारतीय फौज में विभीषणों की भरमार है। दिल्ली रावणों से भरी हुई है। मेरी कक्षा में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में भारतीय राजनेताओं में चाणक्य केवल दिखाई देते हैं। चाणक्य केवल दिखाई देते हैं, होते नहीं। यह भारतीय राजनेताओं में। चलो जी, ये 10 पॉइंट है दोस्तों। ये एक कंडीशन है जो 2 बार मैंने यहां लिखी है। जहां किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए हो, बहुत के लिए हो, अर्थात बहुवचन में हो। तो जैसे आपको ध्यान रखना है, हमने एक शब्द प्रयोग किया मिठाई, और एक शब्द प्रयोग किया हमने मिठाइयां। तो ये जो मिठाई है ये एक हुई, और ये जो मिठाइयां हैं ये बहुवचन हुआ। ऐसे ही हम कुछ संज्ञाओं का जो एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो करते हैं हम बहुतों के लिए, अनेकों के लिए। तो उस कंडीशन में वो एक वचन में प्रयुक्त हुई जो संज्ञा है वो बहुवचन का काम करती है, अर्थात वो जातिवाचक संज्ञा का काम करती है। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग के लिए हो, या किसी जाति के लिए हो, या किसी समुदाय को बताने के लिए हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, लेकिन यहाँ नेपोलियन उस तमाम चक्रवर्ती सम्राटों के लिए हमने प्रयोग किया। तो नेपोलियन का प्रयोग एक उपाधि के रूप में हुआ, और जब किसी व्यक्ति के नाम को हम उपाधि के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा का काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेपोलियन व्यक्तिवाचक ना होके, एक राजा ना होके, एक चक्रवर्ती सम्राट ना होके, एक उपाधि का काम कर रहे हैं। समुद्रगुप्त यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नेपोलियन यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। कालिदास को एशिया का शेक्सपियर माना जाता है,
तो ये शेक्सपियर एक साहित्यकार हुए, अंग्रेजी के सबसे बड़े लिटरेचर इन्होंने ही लिखा है। तो यूरोप की कंट्री में साहित्य के क्षेत्र में शेक्सपियर का नाम जाना जाता है और भारत में कालिदास का। कालिदास यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कालिदास को एशिया का शेक्सपियर कहा गया, तो शेक्सपियर का प्रयोग हमने एक उपाधि के रूप में किया। और जब भी किसी के नाम या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग उपाधि के रूप में होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा का काम करता है। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र छात्र कुंभकर्ण नींद में चले गए। कुंभकर्ण रावण का एक बड़ा भाई हुआ, एक आदमी था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ कुंभकर्ण का प्रयोग हमने सभी छात्र के लिए किया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन गया। सभी छात्रों के लिए हुआ। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद राजस्थान का एक राजा हुआ, लेकिन भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद के स्थान पर जयचंदों का प्रयोग हमने इसमें औ लगाने पर इसका बहुवचन बना लिया। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जो लिंग और वचन ही नहीं जानते। अभी मैंने कहा मिठाई, और मिठाई का मिठाइयाँ जो कि शुद्ध वर्तनी भी है और बहुवचन रूप भी है। और अलका को यही दिक्कत है, अलका कह रही है सर यहाँ बड़ा ई आएगा, जबकि रूल ये है इस बड़े ई को छोटे ई में परिवर्तित करके यहाँ जोड़ने पे किसी भी शब्द का बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहाँ शब्द आ गया दवाई, तो इस दवाई का बहुवचन क्या बनेगा? इस दवाई का बहुवचन बनेगा दवाइयाँ। क्यों बनेगा? इस बड़े ई को छोटे ई में परिवर्तित करेंगे और ये यहाँ जोड़ देंगे तो एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे। ठीक। अब जो अलका को नहीं बताते तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, वही समझते नहीं, यही दिक्कत है। अब हमने यहाँ लिखा है तो मान लेना चाहिए। जब हम लिंग और वचन पढ़ाएंगे तो इन सब चीजों को भी बताएंगे। और बच्चा यही है कि जब हम संज्ञा पढ़ाते हैं तो लिंग वचन याद आ जाते हैं, और जब लिंग वचन पढ़ाएंगे तो वाक्यवाच्य काल याद आएंगे, और जब वाक्यवाच्य काल पढ़ाएंगे तो समास संधि उपसर्ग प्रत्यय याद आएंगे, और जब उपसर्ग प्रत्यय संधि पढ़ा रहे थे तब विलोम शब्द पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी याद आ रही थी। और जिसको ये याद नहीं आ रहे हैं तो समझ लो वो भर्ती होना चाहता है। और यही कारण है हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ये बीमारी थी और वो बीमारी अब तक चल रही है। जब हिंदी का पेपर होता था तो इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था, जब इंग्लिश के पेपर की बारी आती तो साइंस में मन लगता था, और जब साइंस का पेपर नजदीक होता तो मैथ निकाल रहे होते थे, और जब मैथ का पेपर नजदीक हो रहा है तो कोशिश करते थे अखबार, न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन देखने में मजा आता था, गाने सुनने में। वो तो सर्टिफिकेट लेना था, वो कम और ज्यादा नंबर से मिल सकता। यहाँ तो नौकरी लेनी है, यहाँ तो कम का कोई सवाल ही नहीं है, ज्यादा ही नंबर होंगे तो सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए जब जब जो जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी, तो हमने सती सावित्री एक स्त्री हुई और उस एक स्त्री का लेडीज का प्रयोग हर घर में के लिए किया हमने। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक, क्योंकि समूह के लिए प्रयोग करें। व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक, समूह के लिए प्रयोग करें। जयचंद का बहुवचन में प्रयोग करें, अनेकों के लिए प्रयोग करें। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे, तो राम एक व्यक्ति हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हर घर के लिए किया है, इसलिए एक वचन ना होके बहुवचन हो गया, व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक हो गया। भारतीय फौज में विभीषणों की भरमार है, तो विभीषण एक हुआ है रावण का भाई, और यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग किया है। जब भी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में लास्ट में अऊ लगा हो तो वो बहुवचन में होता है। पुल्लिंग से बहुवचन बनाने के लिए हम अऊ का प्रयोग कर लेते हैं, पुल्लिंग शब्दों का। तो विभीषण एक, लेकिन विभीषणों अनेक, तो जातिवाचक। दिल्ली रावणों से भरी हुई है, तो रावण एक व्यक्ति हुआ और रावणों से भरी हुई है, इसका मतलब हमने रावण का प्रयोग किसी वर्ग के लिए किया। रावण का प्रयोग उस अत्याचारी के लिए हुआ है जो दूसरे की स्त्री को, दूसरे के राज्य को, दूसरे की प्रजा को बिना किसी वजह से बेफालतू परेशान करे। तो रावण एक वर्ग है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो रावण क्या है? एक व्यक्ति,
प्रयोग बहुवचन में, विभीषण एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में, राम एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में, सावित्री एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में, जयचंद एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में, कुंभकर्ण एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में, शेक्सपियर नेपोलियन एक व्यक्ति प्रयोग बहुवचन में। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाए, मेरी कक्षा में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र तो एक हुआ है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ ये हरिश्चंद्र शब्द एक वचन ना होकर बहुवचन है, इसीलिए व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारतीय राजनेताओं में चाणक्य केवल दिखाई देते हैं, है कोई है नहीं। तो ये जो चाणक्य है ये एक व्यक्ति हुआ, और यहाँ हम राजनेताओं के सेंस में प्रयोग कर रहे हैं अनेकों के लिए। तो चाणक्य शब्द एक ना होके यहाँ अनेकों के लिए प्रयोग हुआ, तो इसीलिए चाणक्य व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग के लिए हो, किसी जाति के लिए हो, किसी समुदाय के लिए हो, तो वह व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए, बहुत के लिए या बहुवचन में हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और यहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं। और अभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें व्यक्तिवाचक जातिवाचक के और भी बहुत सारे सेंटेंस देखने हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको जो भी बताया गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस चीज की क्लियरिटी आपको है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक क्लियर है जी। मोहित, पूजा, प्रियंका, अश्वनी, भारती, सत्यम, आशीष, अश्वनी, मोनू, संगम, रोहित, पुष्पेंद्र, यश, मुकेश, ऋषि, अरविंद, अनीता, रीता, संगम, अश्वनी, सत्यम, सोनू, सोना, सत्यम, बबली, आकाश, अमरदीप, शुभम, अश्वनी, नीतू, प्रिंस, भारती, गीता, गौरव, गुंजन, अनमोल, सत्यम, अंकित, कल्पना, राहुल, ज्योति, प्रीति, अलका, चुटकी, चिंटू, गुंजन, तेजपाल, अनु, मुकेश, पुनित, अवनीश, रश्मि, कविता, सागर, पिंकी, यश, आलोक, मुकेश, विशाल, विपुल, प्रियांशु, छोटू, अहमद, प्रियांश, सालू, प्रतीका, मुकेश, मनीष, सौरभ, अंकित, यश जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलो जी, जिनका नाम नहीं लिया गया उनको कल नमस्ते करेंगे, आपकी नमस्ते उधार है। तो टाइम भी हो गया है, कल फिर पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को सेंटेंस के आधार पे, और उसके बाद कल करेंगे संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट। सभी दोस्तों को नमस्कार और धन्यवाद। दोबारा से फिर सुनो, जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, भर्ती होना है, हिंदी के दम पे, हिंदी में 100% परफॉर्मेंस करके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन दरबार पर जो यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन दरबार, टीचिंग वाले बच्चों के लिए बनाया है। 35,000 एक्टिव बच्चा उस पे है, वो ज्यादा पुराना चैनल नहीं, अभी हाल फिलहाल बनाया गया है। ठीक है, अच्छी ग्रोथ उसकी हो रही है, और उसमें तमाम लगभग 150 से 200 बच्चे रोज लाइव आके कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं। उसमें मैं फिलहाल सारे DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ। PRT, TGT और PGT के मिक्स क्वेश्चन है। PRT वाले तमाम बच्चे TGT, PGT में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को जरूर तैयार करें, क्योंकि आपका भी लेवल वही है, सिलेबस सेम है। अगर आप वो 250 क्वेश्चन जो मैं तैयार करा रहा हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी DSSB में पूछे गए हैं, TCS कंपनी ने जो एग्जाम के अंतर्गत जिन क्वेश्चनों को रखा था वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट हिंदी का ऐसा ना बचे कि जो उन क्लासों को अटेंड ना करे, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं सारा, और ये हम आगे भी करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त है। दूसरा यूपी टेट और सुपर टेट जिनको देना है उनके लिए भी मैं सिलेक्शन दरबार पे पहले क्लास अटेंड कर चुका हूँ। जैसे मेरा DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, दोबारा से फिर मैं यूपी टेट और सुपर टेट, बाकी जो बिहार के अंतर्गत देना चाहते हैं सुपर टेट का एग्जाम, जो BPSC का जो सिलेबस आएगा उसके अनुसार मैं फिर कंटिन्यू आपकी तैयारी कराऊंगा।
तो सिलेबस आप अच्छी तरह से समझ चुके हो हिंदी का क्या है, हर जगह वही पूछा जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है जो DSSB में आया वो बाकी जगह नहीं आएगा। और DSSB की ये खासियत होती है दोस्तों कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कहां से लाएंगे और इतने सारे क्वेश्चंस हो? तो इसीलिए अगर हम 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से अब तक मैंने प्यारे दोस्तों आपको लगभग 2,500 क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, क्योंकि आज 5वीं क्लास होगी, 4 होगी, 200 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो वे सारे क्वेश्चंस आपको बाद में भी करने पड़ेंगे, जब मैं कहूंगा कोर्स पूरा कराने के बाद अब प्रैक्टिस वहां से लगाओ। तो आप साथ के साथ अभी करो, ताकि पढ़ते समय आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है और किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। पढ़ने से पहले अगर हमने क्वेश्चन देख लिए तो पढ़ते समय हमें ये पता होता है यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इस तरह का पूछा जाएगा और उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर लॉजिकली ये होगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 8 बजे सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस के लिए जरूर। इसके बाद टॉपिक वाइज जो 9 बजे क्लास होती है हिंदी बाई अरुणसर पे, वो क्लास है आपकी 9 बजे, जिसमें आज का टॉपिक है वचन।